Hello everyone. In this video, we will try to understand section 14 of the Sale of Goods Act 1930 एंड पहले इसको हिंदी में रीड करेंगे, देन इसको इंग्लिश में रीड करेंगे और एक आइडिया लगाएंगे कि ये सेक्शन एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। सबसे पहले सेक्शन 14 इन हिंदी हक आदि के बारे में विवक्षित परिवचना विक्रय की संविदा में जब तक कि संविदा की परिस्थितियां ऐसी ना हो कि भिन्न आशय दर्शित होता है क विक्रेता की तरह से विक्रय की दशा में यह विवक्षित शर्त रहती है, उसे माल के विक्रय का अधिकार है और विक्रय करने के करार की दशा में यह विवक्षित शर्त रहती है कि उसे माल के विक्रय का अधिकार उस समय रहेगा जब संपत्ति संक्रांत होनी है। ख वह विवक्षित वारंटी रहती है कि क्रेता को उस माल का निर्बाध कब्जा प्राप्त होगा और वह ऐसे कब्जे का उपभोग करेगा। ग वह विवक्षित वारंटी रहती है कि माल किसी पर व्यक्ति के पक्ष में किए गए किसी ऐसे भार या विलग्न से मुक्त रहेगा जो क्रेता को संविदा किए जाने के पूर्व या किए जाने के समय घोषित नहीं किया गया था या ज्ञात ना था। हिंदी में डिफिकल्ट है, आप इसको इंग्लिश में पढ़ के समझेंगे। हिंदी में पढ़ने का मेन रीज़न ये है ना कि हमारे यहाँ की प्रोसीडिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में चलती है, तो कुछ एडवोकेट जो है वो हिंदी में भी इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में अगर हमें हिंदी नहीं पता होगी तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा कि हम एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट कर पाएँ। तो इसलिए हमें दोनों ही लैंग्वेजेस में हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। What section 14 says, implied undertaking as to title etc. Basically overall in short, कोई चीज मेरे को कोई बेच रहा है, मैं अगर फोन खरीदने गया और फोन वाला मुझे फोन बेच रहा है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो फोन जो वो बेच रहा है वो फोन उसी का है, किसी और का नहीं। वो चोरी का फोन नहीं है, वो कहीं से भीख मांग के नहीं लाया है, किसी और का फोन नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है कि जो टाइटल है वो उसी के पास है, उस प्रॉपर्टी का, उस गुड्स का, उस प्रोडक्ट का जो टाइटल है, ओनरशिप जो है वो उसी व्यक्ति के पास है, किसी और के पास नहीं। सो दैट मुझे इजी हो, मैं अच्छे से इंजॉय कर पाऊँ, पीसफुली इंजॉय कर पाऊँ अपने उस प्रोडक्ट को। उसी से रिलेटेड सेक्शन 14 है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज इनसाइड इट। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब बात हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच एज टू शो अ डिफरेंट इंटेंशन, और जब तक कि स्पेशली ये सारी चीजें मेंशन ना कर दी गई हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, वैसी परिस्थितियों को छोड़ के सामान्यतः सामान्य रूप में ये सारे पॉइंट माने जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स अज्यूम किए जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स तब अज्यूम नहीं किए जाएंगे जब स्पेशली वो चीज मेंशन कर दी गई हो, लेकिन अगर वो सारी चीजें मेंशन नहीं है तो ये सारे पॉइंट्स अज्यूम कर लिए जाएंगे। 3 पॉइंट्स अज्यूम किए जाएंगे। सबसे पहला इम्प्लाइड कंडीशन है, बाकी के 2 जो है इम्प्लाइड वारंटी है। इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? ये कहता है एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट, ये इम्प्लाइड कंडीशन है सेलर के पार्ट पे, सेलर के लिए, सेलर को चेतावनी है। इन द केस ऑफ सेल, इन द केस ऑफ ए सेल, कि जब भी बात हो सेल की, सेल के केस में he has a right to sell the goods, and that in the case of agreement to sell he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass। कि जब बात आए सेल की तो सेलर के पास वो राइट हो, वो टाइटल हो उस प्रॉपर्टी को बेचने का। और जब बात हो एग्रीमेंट टू सेल की तो जब सेल हो उस टाइम पे वो जो चीज है उसके पास, वो जो चीज है उसका टाइटल उसके पास हो। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट टू सेल और सेल दोनों का कॉन्सेप्ट है, दोनों के ही टाइम कह रहा है कि टाइटल आपके पास होना चाहिए। सेल वाले में समझते हैं, मैं फोन लेने गया, दुकान वाले ने मुझे फोन दिखाया और वो फोन उसने परचेज किया था, होलसेल से परचेज किया था। अब वो एज अ रिटेलर अब मुझे सेल करेगा, तो ऐसे में टाइटल उसके पास है अभी, ठीक है, तो उसने मेरे को सेल कर दिया, वो टाइटल उसके पास है। ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो टाइटल उसके पास होना चाहिए, पहला। दूसरा, बात करें एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल ये हो गया कि उसके पास वो फोन नहीं है लेकिन वो कह रहा है कि मैं मंगवा दूंगा। अब वो मंगवा देगा, उसके पास अभी फोन नहीं है, तो जब वो मंगवाएगा तब वो फोन जो है उसका होना चाहिए, ठीक है, तब जाके मैं उससे वो फोन ले पाऊंगा। वो कह रहा है मैं मंगवा दूंगा लेकिन मैं उसकी वारंटी नहीं लूंगा और मैं नहीं समझूंगा कि मुझे नहीं पता कि वो किसका है किसका नहीं, मैं मंगवा दूंगा ऐसा। तो वो फिर
रीजनिंग नहीं है ना, ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो जो प्रोडक्ट है उसका होना चाहिए, उसके पास वो ओनरशिप होना चाहिए, उसके पास वो टाइटल होना चाहिए, तभी तो मैं उससे ले पाऊंगा। This is what subsection A is saying. It is talking about implied condition कि कोई भी प्रोडक्ट मुझे कोई सेल कर रहा है तो उसके पास उसका ओनरशिप, उसके पास उसका जो है टाइटल हो। What section subsection B is saying? An implied warranty. This is an implied warranty. कि ये बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप लागू हो जाएगी। An implied warranty that the buyer shall have and enjoy quick possession of the goods, कि बायर जो है वो उस प्रोडक्ट को लेने के बाद उसको अच्छे से इंजॉय कर पाए, इसकी सुरक्षा जो है सेलर को देनी चाहिए। ये इम्प्लाइड वारंटी होनी चाहिए। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैंने एक बाइक परचेज किया, एक व्यक्ति से मैंने एक बाइक परचेज किया, वो सेलर था, मैं बायर था। अब बाइक परचेज करने के बाद मुझे पता चलता है कि वो बाइक तो उसकी थी ही नहीं, है ना, तो हो गई ना दिक्कत। तो ऐसे में अच्छे से पीसफुली इंजॉय करने के लिए क्या चाहिए कि वो बाइक उसकी होती, मैं उससे लेता, तब कोई इशू नहीं आता। लेकिन अब वो बाइक किसी और की थी, अब वो जो उसका ऑनर था अब वो झगड़ा करने आ गया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इम्प्लाइड, ये दिस शुड बी इम्प्लाइड, दिस इज द इम्प्लाइड वारंटी कि वो जो प्रोडक्ट है वो उसी व्यक्ति का है, ताकि मैं पीसफुली इंजॉय कर पाऊं, है ना। सो एंड इंजॉय क्वाइट पोजिशन ऑफ द गुड्स, ठीक है, ये इम्प्लाइड वारंटी है उस बायर को, जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, कि वो उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएगा, पीसफुली एंजॉय कर पाएगा, क्वाइट वे में एंजॉय कर पाएगा विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि चोरी किया हुआ प्रोडक्ट हमें सेल कर दिया और वो भाग गया और फिर जो दूसरा ऑनर है वो हमें खोज रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो फिर हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं उस वाले व्यक्ति से जिसने वो बाइक जो है वो बेची थी। Now subsection C is an implied warranty, ये भी एक implied warranty है, that the goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party not declared or known to the buyer before or at the time when the contract is made। तो contract जब बना था, ना ही उस टाइम पे बायर को बताया गया, ना ही उससे पहले बताया गया कि वो जो प्रोडक्ट जो सेलर मुझे सेल कर रहा है उसकी ईएमआई पे नहीं हुई है, या फिर उस पर कोई डेट है, या किसी प्रकार का कोई चार्ज है जो उसने छुपा के रखा सेलर ने और अब जाके मुझे पता चलता है, तो वो चीज़ मेरे लिए अनजस्टिफाइड हो गई क्योंकि उसने मुझे नहीं बताया था। हाँ, बताया था, मैं तब भी राजी हो गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया तो वो गलत है। और ऐसी परिस्थिति में द सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमें एक इम्प्लाइड वारंटी देता है, जो कि मेंशन है सेक्शन 14 के सब सेक्शन सी में, जो ये कहता है कि ये इम्प्लाइड वारंटी होगी एक बायर के पास कि उसको जो प्रोडक्ट बेचा जाए वो फ्री हो किसी भी चार्जेस के, किसी भी डेट के, ठीक है, तो वो चार्जेस डेट उस पे ना लगे, उस प्रोडक्ट पे ना हो और कंप्लीटली फ्री हो, तब जाके वो प्रोडक्ट जो है सेल कर सकता है दूसरे बायर को। दिस इज व्हाट सबसेक्शन सी इज सेइंग। सो काफी इजी था सबसेक्शन, काफी इजी था सेक्शन 14। इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज अ टाइटल एटसेट्रा, कि कोई भी प्रोडक्ट मुझे बेचता है तो उसके पास वो ओनरशिप, वो टाइटल होना चाहिए, जिसमें जिसमें क्लॉज ए जो है वो कहता है, क्लॉज ए कहता है इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में, क्लॉज बी इम्प्लाइड वारंटी, क्लॉज सी इम्प्लाइड वारंटी। अब जहां इम्प्लाइड वारंटी है वहां पे हम कंपनसेशन ले सकते हैं डैमेजेस के लिए, और इम्प्लाइड कंडीशन जहां पे है तो वहां पे हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं या फिर रेपुडिएट कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। बट इन केस ऑफ इम्प्लाइड वारंटी वी हैव द ऑप्शन टू गेट द कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस। क्लॉज ए कहता है कि इन इम्प्लाइड कंडीशन एज अ पार्ट ऑफ सेलर इन द केस ऑफ सेल ही हैज राइट, हाँ, कि जो सेलर है उसके पास उस प्रॉपर्टी का राइट हो, टाइटल हो, ओनरशिप हो उसके पास। बी कहता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो एक बायर अच्छे से पीसफुली इंजॉय कर पाए, और सी कहता है कि उस प्रोडक्ट पे कोई डेट ना हो, कोई चार्जेस ना हो, छुपाया हुआ ना हो, बायर से छुपाया हुआ ना हो वो चीज़। तो this is what the content of section 14 was, and we will discuss section 15 in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye, thank you.